हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगह दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब सरकारी कर्मचारी बनना है। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस संघर्ष की भट्टी में जितना ज्यादा खुद को जलाएगा उतना ज्यादा हीरे की तरह चमक के दिखाएगा। सफलता कभी एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और वो एक दिन तभी आता है जब रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत की जाती है। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता है और अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं जुगनू अपनी मंजिल को। किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो तुम्हें किसी भी चीज का मोहताज नहीं रहना है, बल्कि अपने कदमों की काबिलियत को परखना है, अपने टैलेंट को परखना है, अपने माता पिता के सपनों को याद करना है, अपने सपनों को याद करना है और उनके लिए बेस्ट एफर्ट लगाने। जो मेहनत करेगा परिणाम डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सफलता अपनी जान लुटाती है मेहनत करने वालों पे और मेहनत में तुम्हारे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह का समय है, कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पे चल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा और पूरे मन वियोग के साथ में पूरे सेशन को एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक जिस विद्यार्थी ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा। बोले तो अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के धुआंधार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखिएगा, चारों ऑप्शन को देखिएगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे देना। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर करेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट कमेंट बॉक्स में बढ़ती हुई संख्या आपके द्वारा दिया गया पॉजिटिव जवाब ही होगा। जो टुकर मूवी की तरह देखेगा, आप मूवी की तरह कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो सेशन में पॉजिटिव पार्टिसिपेट करेगा तो वो जीत के दिखाएगा। चाहिए यहां गलत हो जाएगा लेकिन एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चिंता नहीं करनी है, मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में आगाज करते हैं आज के दिन के धमाकेदार सेशन के। जी हां, वर्ल्ड हर्ट डे। आप सभी को जिनका दिल टूटा या नहीं टूटा, उन सभी को न टूटने की और आगे भी न टूटने की बहुत बहुत बधाई हो। अपने हृदय को सुरक्षित रखें, क्योंकि दिल है तो अपन है और दिल अपने पास में बहुत बड़ा है। नेक्स्ट सवाल आज के सेशन का ये रहा। चलो, हर्ट डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज इस बहाने से आप सबको दिल भेज सकते हो ना, ये अच्छा दिन है यार। कोई ये भी नहीं बोल सकता कि दिल क्यों भेजा, तो बोलेंगे आज तो वर्ल्ड हेल्थ डे है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का अर्ली साइन होता है बेटा पेनलेस और पेन सेंसेशन फील होते हैं। नहीं बेटा, ये गलत बात है। सबका जवाब, सबका साथ, सबका विकास। ए क्या बात है, रंगीन बना दिया कमेंट बॉक्स को। पढ़ लेता हूं मैं भी। सवाल क्या बोल रहा है, ए 22 ईयर ओल्ड वुमन हुज द एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद ए हीमोग्लोबिन 6.5 ग्राम पर डीएल। अरे भैया जी, 6.5 ग्राम किसी का हीमोग्लोबिन है। अरे सी इज एक्सपीरियंसिंग ए साइन एंड सिम्टम ऑफ द सेरिब्रल टिश्यू हाइपोक्सिया। अरे प्यारे दोस्तों, हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन क्यों पसंद है? अरे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोले कोई कि आपको आरबीसी क्यों पसंद है, तो अपन बोलते हैं आरबीसी की सरफेस। आरबीसी की सरफेस पे कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन को कैरी करती है। और हीमोग्लोबिन क्यों पसंद है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है। हीमोग्लोबिन क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। तो अल्टीमेशन आरबीसी से मोहब्बत का कारण क्या है? ऑक्सीजन है। आरबीसी से मोहब्बत का कारण क्या है? ऑक्सीजन। और हमारे हर एक टिश्यू को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति एनीमिया है, अरे मॉडरेट एनीमिया वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, 6.5 वाला, सर एनीमिया हो गया यानी हीमोग्लोबिन की कम हो गई, तो नो डाउट टिश्यू को मिलने वाला परफ्यूजन कम हो गया, जिसके कारण मरीज में सेरिब्रल टिश्यू हाइपोक्सिया यानी दिमाग के तार हिल गए। और दिमाग में तो सीधी बात है, अरे सीधी बात नो बकवास, दिमाग के अंदर पहुंचने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई घटने का मतलब दिमाग के फंक्शन धीरे हो जाना। ध्यान रखिएगा, मरीज के अंदर अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड सेंसोरियम, मरीज में लिथार्जीनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, वर्टिगो ऐसे सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उनमें इंजरी के चांस है। पहला ऑप्शन बोल रहा है प्लान ए फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड थ्रू आउट द डे, उसे बोलो कि दिन में बहुत ज्यादा रेस्ट करें।
दूसरा बोल दिया असिस्ट द क्लाइंट टू एम्बुलेटिंग टू द बाथरूम। अरे भैया जी उससे बताओ कि आपको कोई ना कोई बंदा असिस्ट करना चाहिए, यहां तक कि आप बाथरूम जाओ तो भी। अरे तीसरा बोल दिया चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिफोर द क्लाइंट शावर। अरे मरीज के नहाने से पहले पानी का तापमान चेक करें। और लास्ट बोल दिया कि रेफर द क्लाइंट टू द ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर द एनर्जी कन्वर्जिंग इंटरवेंशन। तो प्यारे दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए नहीं जाना है, मरीज में कोई सेंसेशन हाथों पैरों के लॉस नहीं कि वाटर का टेम्परेचर देखें, रेस्ट पूरे दिन तो मरीज कर नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, यहां तक कि मरीज को अगर बाथरूम जाना है तो भी असिस्टेंट चाहिए। और क्यों चाहिए, क्योंकि मरीज को हाइपोक्सिया हुआ है। अरे मरीज को क्या हुआ है प्यारे दोस्तों, हाइपोक्सिया हुआ है। और हाइपोक्सिया के कारण मरीज में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी, मरीज में वर्टिगो देखने को मिलेगा, मरीज में ड्राउजीनेस देखने को मिलता है, ड्राउजीनेस देखने को मिलता है। सर मरीज में डिजीनेस देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, डिजीनेस वाली चीजें देखने को मिलती है। तो ड्राउजीनेस, डिजीनेस, वर्टिगो, अल्टर्ड सेंसोरियम, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। चौक गए मुन्ना बाबू, जोर का झटका है जोरों से लगा। जी हां प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर टाइम कोई रेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। अरे ये कोई जेठालाल थोड़ी है जो इतनी नींद ज्यादा इसको पसंद आ रही है। तो इसको मदद करो, असिस्ट करो, कब करो, यहां तक कि बाथरूम जाए तो भी करो, क्योंकि एटलीस्ट अपने फीकल कंटेंट या ब्लैडर को खाली करने के लिए, बोवल ब्लैडर के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। हाँ हाइपोक्सिया के लिए अगर आपका कोई भी मरीज, अरे कोई भी मरीज जो आपका कॉन्शियस देखने को मिलता है, कॉन्शियस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया अरे हाइपोक्सिया का क्या लक्षण आएगा कमेंट करो। वहीं पे प्यारे दोस्तों अनकॉन्शियस पेशेंट में, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है हाइपोक्सिया का, यहां पे भी अर्ली बताना है प्यारे दोस्तों, अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है हाइपोक्सिया का। तो अगर यहां पूछे तो यहां तो वाइटल ऑर्गन का फंक्शन बढ़ जाएगा और देखने को मिलता है टेकीकार्डिया। यहां क्या देखने को मिलता है, टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पे सर यहां पर क्या देखने को मिलता है, यहां देखने को मिलता है रेस्टलेसनेस। अरे तेसनेस नहीं, रेस्टलेसनेस वाला मामला देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इधर हो जाएगा रेस्टलेसनेस और इधर टेकीकार्डिया और टेकीपनिया देखने को मिलता है। टेकीकार्डिया और टेकीपनिया वाला मामला देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, कंपनसिएट। अरे ये क्या कर रहा है प्यारे दोस्तों, कंपनसेट करने का काम कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ गई मेरी बात, बहुत बढ़िया। राइट आंसर यहां क्या देखने को मिलेगा, बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने बहुत आसान सा है, आसान सा इसलिए है क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया था। आंकड़ा अटक रहा है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो दरिया को तैर के पार करना है, डूब के पार नहीं करना है प्यारे दोस्तों। साइनोसिस लास्ट में होता है बेटा। मैंने उल्टा लिख दिया, क्या लिख दिया, कॉन्शियस में सही है और अनकॉन्शियस में रेस्टलेसनेस है, परफेक्ट है बेटा। बहुत बढ़िया, सबका बी आया। अरे बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ द न्यूरोलॉजिकल आउटपुट इन द हेड इंजरी इन ट्रोमा। प्यारे दोस्तों हेड इंजरी ट्रोमा पूछिए, अगर आपसे पूछे, अरे कई लोग इसमें चले जाते हैं जो आपका ये क्या देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कि वाइटल साइन कितने होते हैं, अगर एग्जामिनर पूछे वाइटल साइन कितने होते हैं, तो नो डाउट अपन लिखते हैं प्यारे दोस्तों ब्लड प्रेशर, अरे ध्यान रखिएगा, अपन बोलते हैं हार्ट रेट, अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट, अरे अपन बोलते हैं टेम्परेचर। ये आपके चार, और इसके बाद में फिफ्थ वाइटल साइन का जब भी नाम आता है तो अपन क्या लिखते हैं प्यारे दोस्तों, फिफ्थ के अंदर प्यूपिलरी, फिफ्थ में वैसे तो SpO2 बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा, या फिफ्थ के अंदर वैसे पेन बोला जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है नॉर्मली। लेकिन अगर इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट लिख के फिफ्थ वाइटल साइन पूछे, डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होगा, फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है, तो अपना जवाब आता है प्यूपिलरी
प्यूपिलरी रिएक्शन, ध्यान रखिएगा प्यूपिलरी रिएक्शन आपका फिफ्थ वाइटल साइन के अंदर काउंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? रिएक्शन या रेस्पॉन्ड कुछ भी बोलो, नॉर्मली आपका पेन होता है और छठे नंबर का पूछे नहीं और पूछ ले तो लिख लेना SpO2, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एग्जामिनर पूछे वाइटल साइन कितने तो पहला जवाब 5। अरे वाइटल साइन कितने? 5 है, ये 5 होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने लाल ब्रैकेट लाल डब्बे में पैक कर दिए। भगवान की कसम एग्जामिनर पूछे तो चिपका देना, चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है कि कितने वाइटल साइन होते हैं, तो जवाब दीजिएगा कि ये 5 देखने को मिलते हैं। वो पूछे स्पेशल कि मुझे तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बताओ, तो जवाब देना है प्यूपिलरी रिएक्शन या प्यूपिलरी रेस्पॉन्ड फिफ्थ वाइटल साइन होता है इमरजेंसी के दौरान। क्लियर है? छठा पूछेगा नहीं और अलग से लिख के पूछे कि छठा कौन सा है तो SpO2 है। तो ध्यान रखिएगा प्यूपिलरी रेस्पॉन्स न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट नहीं बल्कि इमरजेंसी में देखा गया वाइटल साइन है। अरे नेक्स्ट अपने ये तीनों कंपोनेंट किसके आते हैं? GCS के आते हैं। अरे ये किसके देखने को मिलते हैं? GCS के कंपोनेंट देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। एग्जामिनर कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है प्यारे दोस्तों GCSP। अरे GCSP, P का मतलब प्यूपिलरी रेस्पॉन्स बोला जाता है, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपकी दोनों आंखों की प्यूपिल रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है स्कोर 0, एक की कर रही है एक की नहीं कर रही है, एक और दोनों रेस्पॉन्ड कर रही है स्कोर 2, तो ध्यान रखिएगा प्यूपिलरी रिएक्शन का स्कोर होता है 0, 1 और 2, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अलग से पूछेगा एग्जामिनर। अगर कभी आपसे पूछ ले GCSP क्या है तो चिंता मत कीजिएगा, जवाब दीजिएगा GCSP मतलब GCS में P स्कोर बताओ। P स्कोर बोले तो प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। तो वैसे ये चारों कंपोनेंट आपके किसके होते हैं? GCS के होते हैं, लेकिन सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ। अति महत्वपूर्ण GCS के कंपोनेंट कौन से है? तो EVM होता है। अरे EVM देखने को मिलता है जिसमें E, V और M। अरे ये सारे के सारे देखे या नहीं देखे? देख लिए थे। अरे ये सारे के सारे जिसका हाईएस्ट स्कोर 15 होता है और मिनिमम स्कोर 3 होता है, चाहे मौत पूछे चाहे कोमा पूछे चाहे डेथ पूछे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बढ़िया। सर व्हाट इज माइल्ड स्प्लिनोमेगेली? थोड़ा सा स्प्लिन का मोटा हो जाना, माइल्ड स्प्लिनोमेगेली। क्लियर है? हाँ, अनकॉन्शियस में बेटा रेस्टलेसनेस होता है, यही कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल होता है। याद रखिएगा यहां सबसे बढ़िया क्या है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में? मैंने बताया था मोटार मूवमेंट इज ए बेस्ट असेसमेंट। अरे इसमें सबसे बढ़िया नाम क्या देखने को मिलता है? मोटार मूवमेंट आपका सबसे बेस्ट देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? आंसर क्या चला गया? बी चला गया, A, C और D बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने प्यारे मित्रों क्या देखने को मिलेगा? ध्यान से देखिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। आपने मेरा जवाब नहीं दिया, हर्षित तुम्हारा जवाब नहीं दिया मैंने, क्या पता यार, कितनी पुरानी, कितने साल पुरानी बात है। ये ब्यूटी हिंदी मीडियम में गीत गा रही है, क्लास शुरू हुए 20 मिनट हो चुके हैं। इंस्ट्रूमेंट शो इन दिस फोटोग्राफ इज ए यूज फॉर डायग्नोसिस। दिया गया इंस्ट्रूमेंट किस चीज की जांच करवाएगा? बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा ये मशीन इंस्ट्रूमेंट शो इन दिस फोटोग्राफ इज यूज फॉर। तो सबसे पहले मशीन को पहचानो, मशीन को देखते ही याद आ गई EEG। EEG बोले तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अरे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोला जाता है। सर ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नाम की जो डिवाइस है, ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नाम की जो डिवाइस देखने को मिलती है, ये क्या करती है? असेस द ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटी। अरे ध्यान रखिएगा, असेस द ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटी।
ध्यान रखिएगा, ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को असेस करने में मदद करती है कौन सी? ईईजी। और ये ध्यान रखिएगा, बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ चॉइस किसके लिए निकलती है? अरे बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ चॉइस वाला मामला, बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ चॉइस के लिए अगर ये जानी जाती है तो ये किसके लिए जानी जाती है? सीजर के लिए। अरे किसके लिए? सीजर के लिए। ध्यान रखिएगा, अब आपके सामने ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं। सीजर तो राइट आंसर तो सीजर जाएगा। अगर प्यारे दोस्तों सीजर ऑप्शन में नहीं आता तो स्लीप डिसऑर्डर भी सही है। अगर सीजर ऑप्शन में नहीं आता तो स्लीप डिसऑर्डर भी सही है और पैनिक डिसऑर्डर भी सही है। तो ए प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी देखने को मिलता है। डिमेंशिया के बारे में ये नहीं बताता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अरे कौन हिंदी मीडियम में नहीं होती है? तुम्हारे दिमाग की जांच, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एंड जांच योजना। चलो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहां क्या चला जाएगा? सीजर चला जाएगा। और सीजर का मतलब होता है ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी का बढ़ जाना ही सीजर कहलाता है। या भैया जी उस मूवी में बोले जैसे कि केमिकल लोचा, जिसमें 21 लीड के आसपास देखने को मिलती है जो मरीज में लगाई जाती है। सर ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। ये कैसा प्रोसीजर है प्यारे दोस्तों? नॉन इन्वेजिव है। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर देखने को मिलता है। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। क्या कंसेंट लेना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट चीज है। एनपीओ वगैरह का कोई ऐसा रोल नहीं होगा, लेकिन हेयर ऑयल वगैरह नहीं रखना है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये वाला रहेगा। सोनम 3 ही होता है, 0 कहीं ऑप्शन ही नहीं है। रोकी बेटा तेरे तकलीफ क्या है? स्प्लीनेक्टमी करा ले। तेरे खुद के हो रहा है कि तू सवाल पूछ रहा है या जवाब दे रहा है? पहले पूछा व्हाट डू यू मीन बाय माइल्ड स्प्लीनोमेगेली, अब बोल रहा है इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हमेशा कोजेटिव एजेंट, कोजेज के आधार पे किया जाता है। वैसे क्या बताऊं, अगर तेरे ज्यादा फैटी डाइट खाने के कारण या तुझे अभी मलेरिया और तुझे माइल्ड स्प्लीनोमेगेली हुआ तो अपने आप दवाई के साथ ठीक हो जाएगा। अगर तेरे अंदर स्प्लीन के अंदर इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन हो रही है, स्प्लीन में कार्सिनोमा हो रहा है तो रिमूव करवाना पड़ेगा। वो तो कंडीशन के आधार पे हो सकता है। ऐसे झोला छाप वाला माहौल थोड़ी है, यहाँ कंसेप्ट लॉजिक रैशनल चलता है। क्लियर है? तुम कोई पुल के नीचे कोई बाबा हकीम के पास थोड़ी आए हो कि जैसे ही बताओगे यार बाबा जी आंख मीच के बोलेंगे ओके माइल्ड स्प्लीनोमेगेली, कोई बात नहीं है, पेट के ऊपर धतूरा रखें अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये धतूरे वाली जगह नहीं है बेटा। यहाँ कंसेप्ट लॉजिक रैशनल बोला जाता है। हर चीज का उत्तर दिया जाता है तो पीछे तर्क होता है। क्लियर है? तो तुम तो ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे कि पहले पूछा माइल्ड स्प्लीनोमेगेली क्या होता है, तो माइल्ड का मतलब साइज बढ़ जाना होता है, लेकिन क्यों बढ़ा साइज उसके आधार पर इलाज होता है। तुम ये झोला छाप वाली प्रैक्टिस, इसी को फर्क कहते हैं स्लाइडो और गूगल स्टूडेंट का। आज सारे नमूने क्लास में कैसे आ गए? वो एक पुरानी कहावत चलती थी कि गांव बसा नहीं उससे पहले। चलो सेम ही माहौल कमेंट बॉक्स में चल रहा है। एक बोल रहा है हिंदी मीडियम, उसको खुद को ही नहीं पता है कि हिंदी मीडियम में पूछना क्या है। एक बोल रहा है स्प्लीन बढ़ गया क्या करूं? निकाल दे, धूप में सुखा दे ताकि वो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। चलो when determining the parents compliance with the treatment of their infant who has the otitis media, एक बच्चा है जिसको ओटाइटिस मीडिया हुआ और माता पिता से जानकारियां अर्जित की जा रही है। द नर्स शुड आस्क द पेरेंट्स इफ दे आर, और उसके माता पिता कौन सी चीज के बारे में जानकारी देंगे? पहला बोल रहा है क्लीनिंग द चाइल्ड ईयर कैनाल विद हाइड्रोजन प्रोक्साइड, यानी उसके माता पिता बोल रहे हैं कि हम बच्चे की जो ईयर कैनाल है उसको H2, अरे ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड के साथ में क्लीन करेंगे। नेक्स्ट हो गया H2O2 के साथ। एडमिनिस्ट्रिंग ए कंटीन्यूअस लो डोज ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, और लगातार हम उसमें लो डोज एंटीबायोटिक चलाएंगे। तीसरा बोल दिया इंस्टिलेटिंग ए ईयर ड्रॉप रेगुलरली टू प्रिवेंट ए सीरुमेन एक्यूमुलेशन, हम लगातार इसके कान में दवाई डालेंगे ताकि इसमें सीरुमेन का मतलब कान में जमने वाला कचरा, ध्यान रखिएगा। और लास्ट बोल दिया होल्डिंग द चाइल्ड अपराइट व्हेन फीडिंग विद द बोतल, और बच्चे को दूध पिलाने के दौरान अपराइट पोजीशन रखेंगे। तो क्या उत्तर चला जाएगा?
क्या उत्तर चला जाएगा? ओटाइटिस मीडिया का मतलब इन्फ्लामेशन है, और इन्फ्लामेशन है मतलब इलाज करना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्लीनिंग करेगी लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करेगा। ये आपके कान का हाइजीन मेंटेन करेगी, नो डाउट कान का हाइजीन मेंटेन करेगी टू डिक्रीज द चांसेज ऑफ सीवीटी, सीवीटी के चांसेज को रोकेगी, लेकिन ये बीमारी को ठीक नहीं करेगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन उड़ा दीजिएगा। दूसरा बोल दिया कंटिन्यूस लो डोज ऑफ एंटीबायोटिक चलाएंगे, सही बात है, इलाज तो यही करेगा। तीसरा बोल दिया सिरुमेन को प्रिवेंट करेंगे, तो सिरुमेन हमारे कान की प्रोटेक्शन है बेटा। कान में जो कचरा होता है सारा कचरा नहीं निकालना चाहिए, कचरा क्या करता है वो फॉरेन पार्टिकल को जमा करने में मदद करता है, तो सिरुमेन तो अच्छी चीज है, उड़ा दो। लास्ट बोल दिया बच्चे को अपराइट पोजीशन रखें जरूर। अरे जब मां बच्चे को बोतल फीड कराए या ब्रेस्ट फीड कराए तो अपराइट पोजीशन में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सुपाइन पोजीशन में ब्रेस्ट फीड कराओगे तो वो दूध का प्रेशर जाकर के कानों पर लगता है। ध्यान रखिएगा, व्हेन ए मदर फीड, तो इसलिए आपने सुना होगा कोई मां अपने बच्चे को सुला के दूध पिलाती है तो बच्चा या तो कान को खुजाता रहता है बार बार, तो उस सिग्नल को मां देखती है कि बच्चे के कान में समस्या है, और या बच्चा बार बार रोता रहता है तो भी समझ जाना बच्चे के कानों में दर्द है। तो कृपया करके बच्चे को फिर दूध कौन सी पोजीशन में पिलाएं? सेमीफॉलस में। अरे ध्यान रखिएगा, इसलिए दूध पिलाने के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी देखने को मिलती है? सेमीफाउलस। कौन सी देखने को मिलती है? सेमीफाउलस पोजीशन वाला सिस्टम देखने को मिलता है। सेमीफाउलस पोजीशन में मां बच्चे को दूध पिलाएगी। कौन सी पोजीशन में पिलाएगी प्यारे दोस्तों? सेमीफाउलस पोजीशन में मां बच्चे को दूध पिलाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, दिमाग में बिठा लीजिएगा। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, सेमीफाउलस में पिलाएगी, ये आपकी बेस्ट पोजीशन देखने को मिलती है, जो रीगर्जिटेशन को भी प्रिवेंट करेगी, एस्पायरेशन भी नहीं कराएगी और कानों में दर्द भी पैदा नहीं करेगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बी चला गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। टू थर्ड भरने पे खाली करना है। आज शशि कुमार नहीं आया, तुम्हें भेज दिया ना वीर, क्लास में एक नमूना चाहिए था इसलिए तुम आ गए। सवाल आपसे पूछ रहा है व्हेन प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्ट्रिंग ए टैप वाटर। अरे क्या लगाना है? टैप वाटर एनिमा लगाना है। ठीक है साहब। अरे इन विच पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द क्लाइंट। एनिमा लगाने के लिए कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? अरे ध्यान रखिएगा, अगर दो चार शब्द एनिमा पे बोलने की कोशिश करें। एनिमा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के फीकल कंटेंट को एक्सक्रीट कराने में मदद करने वाली, या फीकल कंटेंट को लिक्विफाई करने के लिए, या मरीज की पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा के कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने की जो दवाई होती है, दैट इज कॉल्ड एनिमा। एनिमा क्या होता है? एनिमा लगाने की प्रोसेस को बोला जाता है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन का मतलब होता है लिक्विड कैविटी की दवाई, या लिक्विड को कभी भी कैविटी में डाला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्टिलेशन। सर ये एनिमा जो देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, एनिमा दो प्रकार का होता है। एक होता है इवाक्वेंट, एक होता है इवाक्वेंट एनिमा। इवाक्वेंट का मतलब जो अंदर जाके बाहर आ जाएगा, और दूसरा देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है रिटेंट एनिमा। अरे दूसरे को बोला जाता है रिटेंट, यानी जो हमारे शरीर में बना रहेगा। प्यारे दोस्तों समय के अभाव को देखते बहुत अच्छे से समझिएगा, इवाक्वेंट बाहर आएगा, रिटेंट अंदर ही रह जाएगा। अरे इवाक्वेंट बाहर आएगा, रिटेंट अंदर ही रह जाएगा। अब इवाक्वेंट बाहर आता है तो सर यहां कौन कौन सा देखने को मिलता है? जैसे कि जो आपने अभी लिखा था वाटर। अरे भैया जी कौन सा वाटर? टैप वाटर एनिमा। जो टैप वाटर एनिमा देखने को मिलता है ये वापस आएगा। सर इसके अलावा और कौन सा देखने को मिलता है? तो लिख लीजिएगा प्रगेटिव देखने को मिलता है।
एस्ट्रजेंट देखने को मिलता है। कर्मिनेटिव, कर्मिनेटिव होता है एंट हेलमेंथिक। और ऑयल याद करने के लिए लिख सकते हो पकाओ। अरे क्या देखने को मिलता है? पकाओ। जो कब से कमेंट बॉक्स में मुझे तुम पका रहे हो, पकाओ। इधर क्या देखने को मिलता है? रिटेंट, यानी जो अंदर ही रह जाएंगे। और अंदर ही रहने वालों के क्या क्या नामकरण देखने को मिलते हैं मुन्ना? स्टिमुलेंट, एनेस्थेटिक, सेडेटिव, इमोलेंट, न्यूट्रिएंट। सांसें, तो इधर लिख दिया पकाओ और इधर लिख दिया सांसें। लगा स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा, पकाओ और सांसों से मिलकर लगा एक और आंकड़ा। सर ये क्या बोल सकते हो? बाहर आएगा और ये कुछ समय अंदर रहेगा। अरे ये क्या देखने को मिलता है? ये कुछ समय अंदर रहेगा। प्यारे दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि मरीज के कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने की मुख्य जिम्मेदारी इवाक्वेंट एनीमा में होती है। रिटेंट एनीमा होता है, उनके दूसरे फंक्शन होते हैं। दिया जाता है एनीमा के रूट से, लेकिन फंक्शन अलग है। समय के अभाव को देखते हुए मेरे सारे शब्द यहीं पे लपेटे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे टैप वाटर, अरे टैप वाटर का मतलब नल का पानी एनीमा के रूप में लगा रहे हो, ये क्या करेगा? सर मरीज के फीकल कंटेंट को लिक्विफाई करके निकाल देगा, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा। सर ये परगेटिव होता है। परगेटिव किसके लिए देखने को मिलता है? परगेटिव का काम जो देखने को मिलता है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा, ये किसको बढ़ाएगा? याद रखिएगा, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंप्रूव करता है। एग्जामिनर पूछता है अरे विच एनिमा इंप्रूव द पेरिस्टालसिस मूवमेंट, तो जवाब दीजिएगा परगेटिव। सर ये एस्ट्रोजेंट होता है, ये क्या देखने को मिलता है? एंटीबायोटिक ग्रुप से आता है। और जो एंटीबायोटिक ग्रुप से आता है, इसके लिए इसके साथ में ब्लीडिंग को ऑब्जर्व जरूर करना है। ये अंदर खून खराबा कर सकता है। अरे ब्लीडिंग को ऑब्जर्व जरूर करना है, वरना खून खराबा करवा देगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है? कर्मिनेटिव। कर्मिनेटिव होता है, ये कर्मिनेटिव क्या करता है? सर ये गैसियस कंडीशन को, अगर ये क्या करता है? सर ये गैसियस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है या फ्लटस पास के लिए, तो आप बोल सकते हो गैसियस या फ्लटस के लिए। फ्लटस पास के लिए और गैसियस पास के लिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन को दूर करने के लिए कर्मिनेटिव दिया जाता है। नेक्स्ट है एंटेलमेंथिक, किसके लिए होता है? तो नो डाउट ये वॉर्म इन्फास्टेशन के लिए। अरे वॉर्म या जिसे आप इंटेस्टाइनल फ्लोरा बोलते हो, उसे मारने के लिए दिया जाता है। कौन सा? एंटेलमेंथिक। और ऑयल क्या करता है? सर ऑयल तो फीकल कंटेंट को लिक्विफाई कराएगा, ऑयल कहलाएगा। चलेगा, इधर आ जाओ। इन रिटेंट का सबका फंक्शन अलग होता है, जो अंदर रह जाएंगे। स्टिमुलेंट क्या करता है? तो लो एनर्जी पर्सन को एनर्जी देने का काम करता है स्टिमुलेंट। यानी अगर कोई मरीज शॉक जैसी कंडीशन में आ गया है, तो उसको कौन सा देंगे? अरे कोई शॉक वाली कंडीशन में आ गया है, उस मरीज को कौन सा देंगे? तो ध्यान रखिएगा, स्टिमुलेंट एनीमा देते हैं। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक एनीमा, किसके लिए दिया जाता है? बेहोशी के लिए। न्यूट्रिएंट किसके लिए दिया जाता है? न्यूट्रिशन के लिए। सेडेटिव किसके लिए दिया जाता है? नींद के लिए। इमोलेंट और बेरियम किसके लिए दिए? इमोलेंट क्या करता है? अंदर की स्मूथ म्यूकोजा को रिलैक्स करेगा। ये क्या करेगा? अरे ये अंदर की स्मूथ म्यूकोजा को रिलैक्स करने का काम करता है। और जब स्मूथ म्यूकोजा रिलैक्स होगी तो फिकल कंटेंट पास आउट होगा। इसके अलावा नाम देखने को मिल सकता है बेरियम एनीमा। इसके अलावा नाम देख सकते हो प्यारे दोस्तों केजलेट। अरे केजलेट एनीमा, केजलेट एनीमा जो मरीज के पोटेशियम को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। बेरियम एनीमा जांच के लिए दिया जाता है। तो इन सब का उद्देश्य अलग है और इन सब का उद्देश्य है फिकल कंटेंट को निकालना। तो क्या आप लोगों के दिमाग में क्लियर हुआ? ई फॉर एग्जिट, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा है ई फॉर एग्जिट, जो बाहर आएगा वो एग्जिट होगा। और भैया जी ये आर का मतलब रिटेंशन ही होता है। आर भैया जी रिटेन का मतलब ही अंदर होता है। तो इवाक्वेंट और रिटेन समझ में आ गया। नेक्स्ट आपके सामने सवाल आता है कि एनीमा देने के लिए कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? एनीमा के लिए कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? तो आपका जवाब आता है भैया जी लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन। कौन सी देनी है? लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन दी जाती है। कौन
कौन सी पोजीशन दी जाती है? लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन। और ऑप्शन में नहीं आए तो लिख लेना सिम्स पोजीशन। अरे कौन सी दे देना? सिम्स पोजीशन या लेटरल पोजीशन दे देना। वरना सर लेफ्ट ही क्यों देते हैं? ताकि इंटेस्टाइनल पोर्स में ये दवाई कुछ समय अंदर रहे, वरना हाथों हाथ बाहर आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना है, वेट करो बेटा, अभी ले लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एनीमा लगाते टाइम, एनीमा हमेशा स्लोली लगाना चाहिए। अरे एनीमा हमेशा स्लोली लगाना चाहिए, लेकिन इफ पेशेंट कंप्लेन क्रैम्प प्रेजेंट then stop until रिमूव क्रैम्प। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछे कि लगाने के दौरान मरीज का क्रैम्प आ गया तो उसको रोक दो। और कब तक रोक दो? जब तक क्रैम्प नहीं जाते हैं, लगभग 30 सेकंड के लिए। अरे लगभग कितने सेकंड के लिए रोक दिया जाता है? 30 सेकंड के लिए रोका जाता है। कैथेटर को बाहर नहीं निकालना है। अरे कैथेटर को बाहर नहीं निकालना है, कैथेटर अंदर ही रखना है, बस वहीं रुक जाओ, दवाई देना रोक दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ये एनीमा वाली कंडीशन सारी की सारी देखने को मिल गई। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, एनीमा लगाने से पहले मरीज के फीकल कंटेंट पास आउट करने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भैया जाए कहीं पे एनीमा टिका दिया, मरीज के पास में फैसिलिटी की कमी है तो वहीं पे नुकसान करा बैठोगे। चलो ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने मैंने दो लिखे थे, इवाक्वेंट एनीमा, और इधर लिखा था प्यारे दोस्तों रिटेंट एनीमा। सही बात है, हाँ। अब आपके पास में बच्चे कैसे देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों? एक आपके पास में होगा एडल्ट, एक आपके पास में होगा चिल्ड्रंस, क्या करेगी स्लाइडें, और एक आपके पास में हो सकता है इन्फेंट। क्या मेरी बात सही है? जी हां। अगर प्यारे दोस्तों आपसे पूछेगा इन्फेंट में कितना लगाएं, तो 250 ml से कम लगाया जाता है। सर इसमें कितना लगाया जाता है? तो बोल दोगे 250 से 500 ml लगाया जाता है। और इसमें कितना लगाया जाता है? 500 से 1000 ml लगाया जाता है। यहां कितना लगाओगे? 50 ml से कम लगाएंगे। यहां कितना लगाएंगे प्यारे दोस्तों? 50 से 100 ml लगाएंगे। और यहां कितना लगाएंगे प्यारे दोस्तों? तो याद रखिएगा 100 से 150 ml, 100 से 150 ml वाला मामला या मोर देन 100 ml वाला मामला चलता है। ये इस प्रकार से, ये तो आपकी हो गई कितना एनीमा लगाया जाता है। नेक्स्ट अगर आपको यहीं पे पूछ ले प्यारे दोस्तों कैथेटर को कितना इंसर्ट करें, यहीं पे आपको पूछ ले प्यारे दोस्तों कैथेटर, चलो मैं और इसको ज्यादा थोड़ा मामला सेट कर देता हूं, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। अरे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो डेफिनेटली मंजिल को जीने की कोशिश कीजिएगा और कुछ बेहतरीन सीखिएगा, ताकि दुनिया में जो स्लाइडें चल रही है वो भी कुछ याद करे। अरे कि दुनिया बिना स्लाइडें भी चल सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके सामने कैथेटर लिख दिया और कैथेटर के आगे मुन्ना जाके क्या लिख देना? इंसर्शन। अरे इंसर्ट लेंथ, कितना इंसर्ट करना है? अरे लेंथ वाला मामला लिख लीजिएगा। अगर आप बोलोगे तो यहां 12 फ्रेंच का कैथेटर काम में लेते हैं, या 14 से 18 फ्रेंच का कैथेटर काम में लिया जाता है, और यहां 22 से 30 फ्रेंच का कैथेटर काम में लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कितना इंसर्ट करें? तो प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 1.5 इंच इंसर्ट किया जाता है। अरे प्यारे दोस्तों यहां 2 से 3 इंच करेंगे और यहां 3 से 4 इंच इंसर्ट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंसर्शन के बारे में देखने को मिला है। बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे प्यारे दोस्तों, चलो बहुत अच्छे से आपके सामने सारे के सारे डाटा देखने को मिल रहे हैं प्यारे दोस्तों। वहीं पे अब इवाक्वेंट और रिटेंट के नीचे मैं 2-2 पॉइंट और लिखना चाहता हूं। सर जी स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, चिंता मत करो, मैं अभी स्क्रीनशॉट का टाइम दे दूंगा, मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा, चिंता मत करो। यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि जो हमारे शरीर में रहेगा उसको बॉडी टेम्परेचर पे ही देना है। जो हमारे शरीर पे रहेगा उसको आपको अपनी बॉडी टेम्परेचर पे ही देना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इससे ज्यादा आपको इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। अति महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है ईसीजी बेटा। प्रिया मैंने तो
कम से कम 50 बार पढ़ा दी, कभी तुम भी पढ़ लो। 132 नंबर 133 नंबर एपिसोड में जाके ढूंढना, 133 34 में ढूंढना, 512 12 13 में देखना, 169 में देखना, बहुत पढ़ा है। ध्यान रखिएगा, 100 नहीं 1000 करो बेटा, यहां 1 0 और लिखो। चलो याद रखिएगा, वहीं पे अगर ये वाला एनीमा की बात करोगे, सर ये वाला एनीमा अगर इसका टेम्परेचर कितना होगा तो एडल्ट है, तो आपका जवाब आना चाहिए 100, अरे कितना होना चाहिए 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं पे प्यारे दोस्तों अगर ये चिल्ड्रन है, अरे प्यारे दोस्तों अगर ये आपका क्या देखने को मिलता है, अरे अगर ये चिल्ड्रन या इन्फेंट है, चिल्ड्रन या इन्फेंट है तो कितना देना है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट देना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कितना देना है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट देना है। अगर इवाक्वेंट तो गर्मा गर्म दिया जाता है और रिटेंट वाला ठंडा ठंडा दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट 2 शब्दों में बात को अपने विराम दे दूंगा कि सर इसके एनीमा कैन की हाइट कितनी होगी और इसके एनीमा कैन की हाइट कितनी होगी। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपके सामने इनका टेम्परेचर लिख दिया है, अरे ये इसका मैंने टेम्परेचर लिख दिया, इवाक्वेंट का उधर आ गया, रिटेंट का, और यहां कितनी लिख रहा हूं, इनकी हाइट लिख रहा हूं। अरे हाइट कितनी रखनी है तो हाइट बोलोगे प्यारे दोस्तों 45 सेंटीमीटर, कोष्टक में लिख लेना 18 इंच। इधर क्या लिखोगे प्यारे दोस्तों 20 सेंटीमीटर, कोष्टक में लिख लेना 8 इंच, ये हाइट रखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अरे वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। इवाक्वेंट एनीमा जो एग्जिट हो जाएगा एडल्ट में, उसका टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों बच्चों और इन्फेंट में 105 डिग्री होता है, ज्यादा गर्मा गर्म नहीं देना है वरना जल जाएंगे। वहीं पे रिटेंट एनीमा होता है वो बॉडी टेम्परेचर पे दिया जाता है। इवाक्वेंट एनीमा जो वापस आएगा उसके लिए 45, ध्यान रखिएगा। अरे क्या देखने को मिलता है, अरे क्या देखने को मिलेगा 45 सेंटीमीटर 18 इंच की हाइट रखी जाती है। क्रैम्प आता है रोक दो, जब तक आता है तब तक रोक दो, आगे की चिंता नहीं करनी है। और अगर भैया जी रिटेंट के लिए तो जो धीरे धीरे भेजना है तो ये मामला होगा। सारे के सारा माल मसाला आपके सामने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो फटाक से 1 सेकंड के अंदर ले ले। अरे 3 फ्रेंच में 1 mm होता है, लिखना चाहो तो लिख लेना 3FR इजिकल टू 1 mm। 3 फ्रेंच में 1 mm देखने को मिलता है, तो अगर इसको फ्रेंच की जगह कहीं mm पूछे तो चेंज कर लेना। 3 फ्रेंच में 1 mm होता है तो इसके अंदर 3 का भाग लगाना, ये 4 mm का देखने को मिलता है, इस प्रकार से इनके निकाल लेना। वहीं पे प्यारे दोस्तों 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये लो, इसमें ये आपका ये डाटा और लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसका लेना है क्या, इसका तो कोई इतना ज्यादा नहीं है, याद हो गया वैसे ही। सुपर से भी ऊपर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो आपके इस सवाल में आराम से जवाब दे सकते हो। पोजीशन सुपाइन नहीं देनी है, सीधे सीधे कैसे सुला के दोगे। अरे सेमी फॉलस नहीं देना है, राइट लेटरल नहीं देना है प्यारे दोस्तों, पोजीशन लेफ्ट देनी है। अरे लेफ्ट में क्या देखने को मिलता है, ये अंदर रिटेन करेगा वरना राइट में हाथों हाथ वहीं से बाहर निकल आएगा। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। हाँ 1 mm इजिकल टू 0.33 FR, बहुत बढ़िया। चलेगा आगे की तरफ ले चलते हैं। उनके राइट आंसर देते हैं बेटा, राम उसी वीडियो में देते हैं, बाकी तुम गूगल स्टूडेंट हो, चिंता ना करो। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। अगर क्लास पसंद आती है तो इतनी शेयर करो कि पड़ोसी घर बैठ के जल जाए, रातों की नींद उड़ जाए प्यारे दोस्तों। अरे ये पड़ोसी को बोल रखा है ना कि कट न पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी। अरे मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, बंद है जिनसे बोल चाल मेरी। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, हर एक शायरी गजला मुखड़ा नजमा, अरे सब यहीं से निकल के जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री आएगी। जो चीज नई लाएगी वो मार्केट में 4 लोगों को कॉपी पेस्ट करने पे मजबूर कर जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो पड़ोसी को बोल रखा है कि तुम जलन बरकरार रखो हम जलवे बरकरार रखेंगे, तो वो आग निकलनी चाहिए तुम्हारे दिल से। नॉरसेट को उसकी औकात दिखानी है तो संघर्ष की भट्टी में जलाना पड़ेगा। मेहनत नजर आनी चाहिए, स्लाइडें दूर दूर तक नजर नहीं आनी चाहिए। सबका सी उत्तर आ गया। चलो, आइडेंटिफाई द चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर ए शो इन दिस फोटोग्राफ। एक बच्चे को यह डिसऑर्डर है,
वो पहला ऑप्शन में लिखा है टिडॉप्ट, दूसरे में टी और ई को उल्टा कर दिया, अडॉप्ट पूरा ही उल्टा कर दिया। ओके, नीचे वाले में उल्टा उल्टा, अरे ये तो काम ही उल्टे फुल्टे कर रहा है, अरे ये तो बच्चा भी काम उल्टे फुल्टे कर रहा है। पहला लिखा है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया का मतलब डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन। अरे ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोला जाता है? डिफिकल्टी। अरे डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन, डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन का मतलब मैंने बोला 11 प्लस 12, उसने लिख दिया 2। अरे 11 प्लस 12 बराबर 2 लिख लिया। मैंने बोला था 12 प्लस 22, 12 प्लस 22 उसने लिख दिया 999। ध्यान रखिएगा, नियर बाई एक्सपेक्टेड जवाब देना जेंसर सिंड्रोम कहलाता है, दोनों में फर्क है। अगर प्यारे दोस्तों मैं लिखूं 10 प्लस 11, 10 प्लस 11 बराबर 20, दैट इज कॉल्ड जेंसर सिंड्रोम। शब्दों की परिभाषा को पकड़िएगा, दोनों में फर्क है, डिसकैलकुलिया और भैया जी जेंसर सिंड्रोम। अरे नियर बाई आंसर देना जेंसर सिंड्रोम कहलाता है। 10 और 11 21 होता है, मैंने 20 जवाब दे दिया, मतलब नियर बाई दिया, और नियर बाई देना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, जेंसर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ है, डिसकैलकुलिया उड़ा दो, यहां कोई कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे लिखा है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब क्या देखने को मिल रहा है? अरे भैया जी, फेजिया का मतलब जो बोल रहा है उसमें डिफिकल्टी हो रही है, डिफिकल्टी इन द प्रोनाउंसिएशन। अरे प्रोनाउंसिएशन, अरे डिफिकल्टी इन द प्रोनाउंसिएशन, जो बोलना है उस प्रकार से नहीं बोल पाता है। इसमें अपन एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया, रिसेप्टिव डिस्फेजिया और ग्लोबल डिस्फेजिया ये अपन पढ़ते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? डिस्फेजिया। अरे वैसे अगर मैं डिस्फेजिया के लिए बोलूं तो डिस्फेजिया 3 प्रकार के होते हैं। अरे डिस्फेजिया 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक होता है प्यारे दोस्तों जिसे अपन बोलते हैं एक्सप्रेसिव, क्या बोला जाता है? एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया। एक दूसरा होता है जिसे बोला जाता है रिसेप्टिव डिस्फेजिया, और तीसरा होता है जिसे बोला जाता है ग्लोबल डिस्फेजिया। क्या बोला जाता है? ग्लोबल डिस्फेजिया। प्यारे मित्रों, अगर चीज की परिभाषा को देखोगे, अगर चीज की परिभाषा एक्सप्रेसिव का मतलब अनेबल टू एक्सप्रेस, अरे यहां क्या बोल सकते हो? प्रदर्शित। अरे यहां क्या बोल सकते हो? प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हो। और याद रखिएगा, यहां क्या बोल सकते हो? ग्रहण। अरे भैया जी, ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। और यहां बहुत, यहां दोनों देखने को मिलता है। तो बोलने के लिए, अरे भैया जी, बोलने के लिए एरिया होता है ब्रोकाज एरिया। अरे कौन सा एरिया होता है? ब्रोकाज एरिया रेस्पॉन्सिबल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। रिसीव करने के लिए कौन सा होता है? वर्निक्स। अरे वर्निक्स एरिया होता है। वर्निक्स कहां पाया जाता है? टेम्पोरल में। वर्निक्स कहां होता है? टेम्पोरल में। और एक्सप्रेस करने वाला एरिया कहां देखने को मिलता है? फ्रंटल में देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, जैसे कि भैया जी, अरे सोना बाबू और बाबू का बाबू दोनों जा रहे थे लॉन्ग ड्राइव पे, चल चल मेरी जान। अरे चलने के चक्कर में गाड़ी दे दनादन दौड़ने लगी और जितना एक्सीलेटर था दबा दिया। दबाने के दौरान बीच सड़क पे कहीं जोर से ब्रेक मारे तो दोनों के लगी भजीड़ जोर से। जी हां प्यारे दोस्तों, पापा के परे का सर टकराया स्टीयरिंग से और पापा की परी का टकराया भैया जी कॉर्डबोर्ड से। जो साइड वाला था दोनों का जोर से सर टकराया। या भैया जी पापा का परा स्टीयरिंग से और पापा की परी का खिड़की से टकराया तो परे का गया ब्रोकाज। अरे भचीड़ लगा आगे की तरफ और फ्रंटल लोब से टूट गया ब्रोकाज। तो अब जो बोल रहा है वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो शब्द है उन शब्दों का ढंग से सामंजस्य नहीं बना पा रहा है। वहीं पे पापा की परी का सर टकराया था खिड़की से, अरे दे धड़ाम से साइड से टकराया, उसका वर्निक्स गया। अरे इसका ब्रोकाज गया, उसका वर्निक्स गया। इसका ब्रोकाज गया, उसका वर्निक्स गया। अब ये क्या बोल रहा है इसको खुद को ही नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसके अंदर बोलने की कैपेसिटी है। अरे ये बार बार बोल रही है कि अरे बाबू लगी तो नहीं, लेकिन भैया जी इसको शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता चली गई कि सामने वाला जो बोल रहा है उस शब्दों का जो सामंजस्य कैसे बनाऊं, तो ये समझ नहीं पा रही है, ये बोल नहीं पा रहा है। और भैया जी जब इन दोनों को देखा तो इनके जो दो यार दोस्त थे, अरे वो तो पूरी बुद्धि चूक गए। अरे ये पूरी बुद्धि चूक गए का मतलब हो गया उनका तो दोनों गया। अरे फ्रंटल भी गया और भैया जी टेम्पोरल भी गया। तो फ्रंटल टेम्पोरल गया उनका दोनों। अरे उनका दोनों का मामला ग्लोबल एफेजिया कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये डिस्फेजिया है, यहां तो डिफिकल्टी है। और ये जो शब्द मैं बता रहा हूं ये शब्द किसके निकल के आ रहे हैं? एफेजिया के देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है? एफेजिया। एफेजिया का मतलब बोल नहीं पाना। अरे बोल नहीं पाना। और यहां बोल देना तकलीफ। तकलीफ के साथ, तकलीफ के साथ बोलना।
नो डाउट तकलीफ साथ थी तभी ऐसी दिक्कत आई है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। डिस का मतलब डिफिकल्टी और ए का मतलब अब्सेंस होता है। तो अगर तुम भी जाओ तो धीरे धीरे जाना ताकि तुम्हारा ब्रोडकास्ट टूटे तो सोना बाबू का वर्निक्स रह जाए, और सोना बाबू का वर्निक्स टूटे तो तुम्हारा ब्रोडकास्ट रह जाए, या भगवान करे दोनों का एक ही एरिया टूटे, या तो दोनों का फ्रंटल फूटे या टेम्पोरल टूटे, दोनों में से एक टूटे तो कम से कम मामला चले। ये समझ नहीं पा रही है, वो समझना चाहता नहीं है, करे तो करे क्या, बाबला गड़बड़ आ गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है। हाँ बहुत बढ़िया, स्टूल ईटिंग डिसऑर्डर इज कोप्रोवेजिया, बहुत बढ़िया। यहां आपका मामला ये भी गड़बड़ा गया। सर ये डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का मतलब भैया जी लैंग्वेज में गड़बड़ाहट देखने को मिल रही है। अरे इसी को अपन लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसी को राइटिंग बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, इसी को आप क्या बोल सकते हो, किसी भी चीज को राइटिंग करने में दिक्कत देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया। अरे किसी की लैंग्वेज में गड़बड़ देखने को मिलती है, लैंग्वेज में डिसलेक्सिया। और इकोलेलिया का मतलब होता है सामने वाले के बोली गए शब्दों को वापस बोलना। ध्यान रखिएगा, सामने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों को वापस बोल देना क्या कहलाता है, इकोलेलिया। इकोलेलिया को अपन बोलते हैं पैरेट लाइक रिपीटेशन। अरे इसे क्या बोला जाता है, पैरोट लाइक रिपीटेशन। पैरोट लाइक रिपीटेशन को इकोलेलिया बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ उसे देखा तो ऐसा लगा कि वो मेरी है, अरे उसे देखा तो ऐसा लगा कि वो मेरी है, अरे उसकी आंखें समंदर से गहरी है, और मैं उसे सुबह से शाम तक बोल बोल के थक गया, फिर पता चला वो तो बेरी है। अरे क्या है, वो तो बेरी है। तो तुम्हें बेरा बेरी दोनों से दूर रहना और नॉरसेट में नए झंडे डाल के अरे भैया जी अपनी सफलता को उजागर करना है, ताकि गूंगी बेरी लूंगी लगड़ी नहीं आए, बल्कि एक अच्छी आए जो तोते की तरह तुम्हारे पीछे बोले। अगर तुम बोलो कि खाना खा लो तो वो बोले खाना खा लो, अगर तुम बोलो कि डूब के मर जा तो वो तुम्हें वापस बोले कि डूब के मर जा, अगर तुम्हें बोले कि तुम जॉब पे जाओ तो वो बोले कि तुम जॉब पे जाओ। ऐसे अब मिले बोले तो इको ले लिया। पेरे ले लिया का मतलब अपने शब्दों को वापस से बोलना पेरे ले लिया कहलाता है, सामने वाले के शब्दों को बोलना इको ले लिया कहलाता है, एक ही शब्द को बार बार बोलना वर्बिग्रेशन कहलाता है। तीनों शब्दों में अलग अलग फर्क रखिएगा प्यारे दोस्तों। अरे यहां बोल दिया इको ले लिया, अरे इको ले लिया। दूसरा नाम आता है प्यारे दोस्तों पेरे ले लिया, पेरे ले लिया। और एक देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है वर्बिग्रेशन, वर्बिग्रेशन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। इको ले लिया का मतलब सामने वाले के शब्दों को बोलना, जैसे कि मैंने बोला लगा दे आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं, और तुम घर पे बैठ के यही बोल रहे हो। पेरे ले लिया का मतलब तुम अपने ही शब्दों को बोल रहे हो, तुम खुद को ही बोल रहे हो कि भैया जी पंखा बंद कर दे, अरे तुम खुद को ही बोल रहे हो पंखा बंद कर दे, पंखा बंद कर। यहां बोल रहा है वर्बिग्रेशन का मतलब अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली पर्सन शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द स्टीरियोटाइप मैनर वर्ड। अरे अनकॉन्शियसली कोई भी व्यक्ति यानी उसका ध्यान नहीं है, वो बार बार उसी शब्द का यूज करता है, लेकिन वो कंटिन्यू एक ही शब्द का यूज करता रहता है, दैट इज कॉल्ड वर्बिग्रेशन। जैसे कि राजकुमार की पुरानी मूवियों में जानी शब्द का आ जाना, या पुष्पा राज में बार बार यह शब्द आना पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, या बाहुबली के बाद में जन जन की झनकार में निकलने वाला शब्द कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अरे लोग इतना ज्यादा बोलते रहते हैं, पोपटलाल का बार बार बोलना कि दुनिया हिला दूंगा, खुद को नहीं पता है कि कितनी बार बोलता है दुनिया हिला दूंगा। ये वाले सारे शब्द वर्बिग्रेशन कहलाता है। वर्बिग्रेशन अनकॉन्शियसली होता है, स्टीरियोटाइप होता है। ध्यान रखिएगा, आप जब जाकर के बोल दोगे ये बार बार क्या लगा रखा है कि पुष्पा राज झुकेगा नहीं, तो उसने बोला ओके मैं ये बोल रहा हूं, मुझे खुद को ही नहीं पता था। तो ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा और अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ाएगा। अब सफलता तुम्हारी किस दिशा में है ये तुम डिसाइड कीजिएगा बिना किसी भी टेंशन के। राइट आंसर चला जाएगा ये, बोलो भगत और भगवान की जय। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये, उससे पहले आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसी जोश जुनून के साथ। अरे भैया जी नॉरसेट एमसीक्यू मेंस में झंडे गाड़ने के लिए आज ही डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप, और उत्कर्ष ऐप में इसी बुकलेट के साथ में अवेलेबल कोर्स को परचेज करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। प्यारे दोस्तों इस कोर्स की फीस रहेगी नाम मात्र बोले तो 250 रुपीज, जो आपके हेयर सिलेक्शन को मजबूती के साथ लाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये आएगा, पेनफुल सॉलोइंग ऑर्डिनोफेजिया, फिजियोलॉजिकल सेकेंड ट्राइमेस्टर में।
सब हो जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा है कि 30 मिनट आफ्टर द सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्टेड। अरे भैया जी, किसी भी मरीज को सेंगस्टन ब्लैकमोर एसबीटी नाम की ट्यूब लगाए हुए 30 मिनट हो गए। अरे द नर्स ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट अपीयरेंस टू बी हैविंग ए डिफिकल्टी ब्रीथिंग। और मरीज को देखा है जो ब्रीथिंग में डिफिकल्टी फील कर रहा है। द नर्स फर्स्ट एक्शन टू बी, और नर्स को पहला एक्शन क्या लेना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, सेंगस्टन ब्लैकमोर इज ए इसोफेजियल ट्यूब। अरे ये कैसी देखने को मिलती है? इसोफेजियल। कैसी ट्यूब देखने को मिलती है? इसोफेजियल ट्यूब देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसी ट्यूब देखने को मिलती है? ये इसोफेजियल ट्यूब देखने को मिलती है। और मोस्ट कॉमनली किस में काम में लेते हैं? ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन इसोफेजियल वेरिसेज में काम में लेते हैं। मोस्ट कॉमन किस में काम में लेते हैं? इसोफेजियल वेरिसेज में काम में लेते हैं। इसोफेजियल वेरिसेज, ध्यान रखिएगा, इसोफेजियल वेरिसेज में काम में लेते हैं। सर ये कैसी होती है? तो प्यारे दोस्तों, ये ट्रिपल ल्यूमन देखने को मिलती है। अरे कितने ल्यूमन होते हैं? ट्रिपल ल्यूमन देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और 3 ल्यूमन कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के लिए, एक कंटेन गैस्ट्रिक एस्पायरेट के लिए होता है, और दूसरा किसके लिए देखने को मिलता है? तो गैस्ट्रिक बलून के लिए देखने को मिलता है। गैस्ट्रिक बलून के लिए होगा। और तीसरा किसके लिए होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसोफेजियल बलून के लिए। प्यारे दोस्तों, गैस्ट्रिक बलून 5 से 10 ml, इसोफेजियल बलून 30 से 40 ml एयर भरी जाती है। इसोफेजियल बलून इसोफेगस से होने वाली ब्लीडिंग में कंप्रेशन करवाता है। लेकिन सेंगस्टन ब्लैकमोर वाले मरीज के बेड साइड में हमेशा क्या रखनी है? सीजर रखनी है। जैसे ही एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ट्यूब को कट डाउन कर देना होता है। ऐसे प्रकार की आपकी एक ट्यूब देखने को मिलती है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की कोई आपके सामने ट्यूब देखने को मिलती है। अरे इस प्रकार की क्या देखने को मिलती है? ये कोई सेंगस्टन ब्लैकमोर वाली ट्यूब देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ये इस प्रकार की ट्यूब देखने को मिलती है। दैट इज कॉल्ड सेंगस्टन ब्लैकमोर। अगर इसी में 4 ल्यूमन बना दोगे तो नाम दे देंगे मॉडिफाइड सेंगस्टन ब्लैकमोर या मिनासोटा। ध्यान रखिएगा, मॉडिफाइड सेंगस्टन ब्लैकमोर या मिनासोटा के नाम से जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका गैस्ट्रिक बलून होता है। इसे क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक बलून के नाम से जाना जाता है। गैस्ट्रिक बलून होता है। ये इसोफेजियल बलून होता है। ये इसोफेजियल बलून होता है। और इसोफेजियल बलून ही क्या करता है प्यारे दोस्तों? किसी भी प्रकार की इसोफेजियल ब्लीडिंग या हेमरेज के ऊपर कंप्रेशन करवाता है। और जैसे ही मरीज का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इसको काट दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इसको फुलाएं, पहले क्या करो? काट दो। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले मरीज में ट्यूब लगाने के बाद पहला कौन सा, अरे पहले नंबर पे कौन सा बलून फुलाया जाता है? तो गैस्ट्रिक, उसके बाद इसोफेजियल। लेकिन खोलने के लिए पहले इसोफेजियल फिर गैस्ट्रिक होता है। सर इसमें कितने ml हवा होती है? तो ध्यान रखिएगा 30 ml के आसपास होती है। और इसमें कितनी होती है? तो 5 से 10 ml होती है। ये गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के पोर्स देखने को मिलते हैं। यहां से गैस्ट्रिक क्या देखने को मिलता है? गैस्ट्रिक एस्पायरेशन। अरे गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के पोर्ट देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे क्या देखने को मिलते हैं? गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के पोर्ट देखने को मिलते हैं। इससे आगे की तरफ निकलोगे, प्लस अगर जो 4 ल्यूमन होती है, जो 4 ल्यूमन देखने को मिलती है, जो 4 ल्यूमन होती है प्यारे दोस्तों, उसका नाम निकल के आता है मिनासोटा। अरे क्या नाम निकल के आता है? मिनासोटा, जिसे आप दूसरा नाम बोल लेते हो मॉडिफाइड। क्या बोलते हो? मॉडिफाइड सेंगस्टन
सेंगास्टेकन ब्लैकमोर, सेंगास्टेकन ब्लैकमोर बोला जाता है, मॉडिफाइड सेंगास्टन ब्लैकमोर के नाम से जाना जाता है, जो 4 ल्यूमन होती है और 4 ल्यूमन वाले में यहां से भी सिक्रेशन, अब ये सेंगास्टन ब्लैकमोर नाम की ट्यूब में मरीज में यहां सिक्रेशन जमा हो जाते हैं। इन सिक्रेशन को निकालने के लिए मरीज में हमें सक्शनिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? सक्शनिंग करनी पड़ती है, और सक्शनिंग अगर नहीं करते हैं तो ये इसोफेगस में ये कचरा जमा रहता है। लेकिन मॉडिफाइड सेंगास्टन ब्लैकमोर होती है, उसमें यहां एक और पोर्स होते हैं जो यहां के सिक्रेशन को भी निकालने में मदद करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। अब आपके मरीज के एयरवे में दिक्कत हो गई तो पहला बोल दिया रिमूव द ट्यूब, दूसरा बोल दिया डिफ्लेट द इसोफेजियल पोर्ट ऑफ द ट्यूब, नेक्स्ट हो गया डिटरमाइन द वेदर द ट्यूब इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयरवे, और लास्ट आपका बोल दिया कि इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो। प्यारे दोस्तों, जब बोल दिया कि सांस में तकलीफ है तो ये कंफर्म कर लो कि है या नहीं है। अरे तो सबसे पहले कंफर्म करो कि तकलीफ है या नहीं है, और नेक्स्ट स्टेप इसके बाद में ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी देखने को मिलेगी। डिफ्लेट करने का हमारे पास में टाइम नहीं है, हम डायरेक्ट कट करेंगे, डिफ्लेट हम नहीं करेंगे। यहां क्या करेंगे? कट विथ, अरे कट विथ सीजर, सीजर के माध्यम से काट देंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है कि उसके बलून की हवा निकालें, उससे पहले मरीज की हवा निकल सकती है। और इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो, जब कोई रास्ता ही ऑब्स्ट्रक्शन है, अरे जब कोई रास्ता ही ऑब्स्ट्रक्शन में चल रहा है तो उसमें हवा जाएगी नहीं। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये वाला आएगा, ध्यान से पढ़े, पहचाने, परखें और फिर जवाब दें। खाना बेटा ट्यूब के माध्यम से चलता है, इतनी सीवियरिटी है, या तो मरीज एनपीओ पे होगा या गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब लगी होगी, पीजी ट्यूब लगी होगी। यहां आपका सबका जवाब क्या आ रहा है? बी डी बी डी बी डी। सवाल आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, सवाल पूछ रहा है वेन असेसिंग ए 17 ईयर ओल्ड, 17 साल के व्यक्ति को देख रहे हो, अरे क्लाइंट विद द डिप्रेशन, जो तनाव में है, फॉर ए सुसाइडल रिस्क, नो डाउट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन का कॉम्प्लिकेशन यही है। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी बेस्ट, कौन सा सवाल उसके लिए बेस्ट रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, डिप्रेशन को अपन 3 टुकड़ों में छोड़ते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, अरे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन होता है। अगर प्यारे दोस्तों आपको बोला जाए माइल्ड वाला मरीज क्या करता है, तो याद रखिएगा ये तो एक तो डिल्यूजन ऑफ, इसमें देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। अरे इसमें क्या देखने को मिलता है? या तो देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, या देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ सेल्फ अकोस्टेशन, सेल्फ अकोस्टेशन, यानी हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना या खुद के ऊपर गणना करना। मॉडरेट में क्या देखने को मिलता है? डिल्यूजन ऑफ होपलेस, अरे होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस, होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस देखने को मिलता है। होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेस वाला मामला है। और यहां क्या देखने को मिलता है? तो यहां देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक, ही निहिलिस्टिक वाला, यानी विश्व वगैरह कुछ भी नहीं है। सीवियर डिप्रेशन वाला मरीज किसकी तरफ जाता है? सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ। अरे किसकी तरफ चला जाता है? सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जाता है, मरने के बारे में सोचता है। और मरने वाले से यही पूछो कैसे मरोगे, मरने वाले से हमेशा क्लोज ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अकेले रूम में नहीं रखना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां बंद रखने चाहिए, खुले नहीं रखने चाहिए। ध्यान रखिएगा, पहला बोल दिया व्हाट मूवी अबाउट द डेथ हैव यू वॉच लास्टली या लेटली। ध्यान रखिएगा, पहला सवाल बोल रहा है कि भैया जी आपने लास्ट मरने के बारे में कौन सी मूवी देखी? तो मरने के बारे में मूवी, आगे चलो, कैन यू टेल मी व्हाट योर थिंक अबाउट द सुसाइड, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मरने के बारे में या सुसाइड के बारे में, आत्महत्या के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बोलेगा ख्याल नेक है, आप मिले हम मिले और मन कर रहा है मैं भी मर जाऊं तू भी मर जाए। तीसरा बोल दिया कि हैज एनीवन इन योर फैमिली एवर कमिटेड सुसाइड, क्या तुम्हारे घर वालों में किसी ने वादा किया है मरने के बारे में?
लास्ट बोल दिया कि आर यू थिंकिंग अबाउट द किलिंग योरसेल्फ। लास्ट बोल रहा है सीधा सीधा, क्या तुम मरने के बारे में सोच रहे हो? तो इतने कथनों में ये क्यों घुमाना है? अरे बे क्यों घुमा घुमा के पूछना है कि तुमने ये किया ना वो किया? पहला बोल रहा है मूवी देखी, दूसरा बोल रहा है कि क्या तुम्हारे, अरे भैया जी तुम्हारी थिंकिंग क्या है? अरे नेक्स्ट बोल रहा है तुम्हारे फैमिली वालों में, अरे लास्ट सीधा सीधा पूछ रहा क्या तुम मरने के बारे में सोच रहे हो? वो बताएगा जी हां हुजूरे आली मैं मरने के बारे में सोच रहा हूं। फिर अपन पूछो कैसे मरोगे? उसने बोला मैं फंदा खा के मरने के बारे में सोच रहा हूं। तो फंदे पे फोकस करो, बाकी बंदे पे भी करो। ज्यादा फंदे पे करना है, बाकी बंदे पे भी करना है कि बंदा छत से कूदेगा, अरे भैया जी अपनी नसें काट के मरेगा, जहर खा के मरेगा, अरे खुद मर के मरेगा, किसी को मार के मरेगा, आखिरकार मरेगा क्यों? तो ध्यान रखिएगा, सुसाइडल वाले मरीज के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए? अरे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी इज ए बेस्ट ट्रीटमेंट मैकेनिज्म। बाकी इस मरीज को आपको क्या करना है? क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है, सेलकस में नहीं डालना है। ध्यान रखिएगा, जेल में नहीं डालना। ऐसे नहीं कि अलग डाल देते हैं, बांध देते हैं, बांधना करना नहीं है, अलग रूम में नहीं डालना, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखो। इसके रूम की लाइट बंद नहीं रखो और वो तमाम चीजें हटा दो दैट मे बी हेल्प इन द सुसाइड। अरे जो चीजें सुसाइड में मदद कर रही है वो सारी सुविधाएं वहां से हटा दो ताकि वो मर न पाए। इसके रूम में कोई बेड बिस्तर कुछ नहीं होना चाहिए, जमीन पे लेटाना है। अरे कोई नहीं देना, चादर दे दिया गला घोंट के मर जाएगा। अरे भैया जी चादर दे दिया गला घोंट के मर जाएगा। अगर कांच की खिड़कियां लगी हुई है तो कांच तोड़ के कूद जाएगा, कांच से खुद को काट लेगा। अरे हैंगर वगैरह लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है तो पंखे से लटक जाएगा। अरे ध्यान रखिएगा, वॉशरूम है तो वॉशरूम में जाके मर जाएगा। तो तमाम चीजों की सुविधाओं को खत्म करके सिंगल जैसा मैदान जैसे में रूम में छोड़ो और क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखो। आखिरकार हम भी देखेंगे मरेगा तो कैसे मरेगा। बाकी ईसीटी अपन ने कई बार पढ़ रखी है भैया जी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को नॉर्मल एक्टिविटी में कन्वर्ट करती है, यूगो सरलेटी और लिशिनोबिनी नाम के भाई साहब ने दी थी। ईसीटी 1938 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दो रूप में देखने को मिलती है। डायरेक्ट वाली मरीज को एनपीओ रखो, एट्रोपिन लगाओ और लगा दो। इसके अंदर है रिट्रोग्रेड एमनेसिया के ज्यादा चांस है। इनडायरेक्ट वाली में मरीज को भूखा रखा जाता है, 6 से 8 घंटे एट्रोपिन का इंजेक्शन देते हैं जो सिक्रेशन कम करेगा। अरे सोडियम पेंटोथेल का इंजेक्शन देते हैं जो एनेस्थेटिक का काम करेगा और सक्सिनाइल कोलिन देते हैं जो मस्कुलर रिलैक्सेंट करेगी। मरीज को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करते हैं, फिर ईसीटी देते हैं। ईसीटी दो प्रकार से लगती है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब दिमाग के एक साइड में, और दिमाग के एक साइड में ही लगानी है तो कहां लगाओगे? नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी राइट हैंड के पर्सन में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाले में लेफ्ट हैंड में लगाई जाती है। वहीं पे बाइलेटरल का मतलब दोनों साइड में। ईसीटी के लिए करंट कितना लगाया जाता है? तो 70 से 130 वोल्टेज लगाया जाता है। एम्पियर में बोले तो 200 से 1600 मिली एम्पियर करंट लगाया जाता है। ईसीटी लगाने का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? तो 0.5 to 1 सेकंड। 1 सेकंड से ज्यादा ईसीटी नहीं लगाई जाती है, चलो बंद। एक मरीज को ठीक होने में या कितनी ईसीटी की आवश्यकता होती है? तो लगभग 6 से 12 ईसीटी की आवश्यकता होती है। सारे साइकोसिस वाले मरीज को ईसीटी लगा सकते हो। न्यूरोसिस में एज सच इतनी काम नहीं करती है ईसीटी। पोस्ट ट्रॉमेटिक वाले मरीज में भी ईसीटी काम नहीं करती है, यह भी ध्यान रखिएगा। सिंपल सिजोफ्रेनिया, हेबेप्रेनिक सिजोफ्रेनिया में ईसीटी काम नहीं करती है। सबसे बढ़िया ईसीटी काम करती है सुसाइडल टेंडेंसी वाले मरीज के अंदर। ईसीटी के लिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन आजकल सारे हटा दिए, सब मरीजों में ईसीटी लगा सकते हो। ज्यादा ही ज्यादा पूछे कौन से में नहीं लगानी है तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंसेंट जरूर लेना है। नेक्स्ट अगर पूछे कि कौन से मरीज में ईसीटी नहीं लगानी है तो वो मरीज जिसके ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में एबनॉर्मल एक्टिविटी बढ़ी हुई है या ब्रेन में ईसी है, अरे भैया जी आईसीपी बढ़ा हुआ है, उन लोगों में ईसीटी को अवॉइड करना, बाकी सब में ईसीटी लगा सकते हो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईसीटी का साइड इफेक्ट क्या होता है? तो रिट्रोग्रेड एमनेसिया या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा। अरे ईसीटी लगाने के बाद मरीज को नहलाओ, खिलाओ, पिलाओ, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ईसीटी के दौरान अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो सीजर ऑब्जर्वेशन, और अगर मरीज में 20 से 30 सेकंड सीजर आती है मतलब अच्छा है, और नहीं आती है मतलब मामला गड़बड़ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मरीज में ईसीटी लगाई जाती है। तो बोल दो भगत और भगवान की जय। और इसी के साथ में समय की सीमाएं हो चुकी है प्यारे मित्रों समाप्त। तो आप सब लोगों से आज के दिन की विदाई लेने का समय आ चुका है। कल फिर मिलेंगे आपके अपने 360 डिग्री सीरीज जो आपके मिडल वॉल में बसती है, और उसके अंदर और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। सफलता तो डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, कुछ इस पार तो उस पार बहुत है। और जहां खोली है तूने भैया जी शीशे की दुकान, वहां पत्थर के खरीदार बहुत है। जहां तुम तैयारी कर रहे हो दुनिया तुम्हें गिराने की तैयारी कर रही है, देखते हैं। अरे भैया जी जोश जुनून तुम में ज्यादा है या उनमें ज्यादा है? डेफिनेटली मेहनत में हमारे कोई कमी नहीं है, मतलब परिणाम बढ़ चढ़ के बोलेगा क्योंकि सफलता तो मिलेगी। बहुत अच्छे लोगों ने कहा था कि राह, अरे राह कहां तक जाएगी? राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा? खींच डोर साध अपनी मंजिल का निशाना, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तीर जाके लगेगा सटीक निशाने पे और वहां से निकाल लाएंगे अपन अपने सिलेक्शन को। पूरे चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट रखते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आज के सेशन के
के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, जो हमारे जोश जुनून पागलपन को बढ़ाएगा और कल फिर मिलाएगा आप लोगों से। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।